हेलो फ्रेंड्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के पार्ट 3 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं वो है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी का ऐसा एक रिलेटिव स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट है जिसमें कि हमारी बॉडी क्या करती है, किसी भी तरह के इम्बैलेंस या डिफेक्ट को खुद से ठीक करने की कोशिश करती है। इट इज़ अ टर्म दैट इंडिकेट्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है। इट एम्स टू मेंटेन concentration and composition of body fluids to nearly constant। मतलब हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में जो भी कंपोजिशंस हैं उनको कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है, उसे ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है कि व्हेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और लॉस अकर इन ह्यूमन बॉडी it must be replaced either by food, fluid or by IV solutions or medication as soon as possible। हमारे बॉडी में किसी भी तरह का अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें फ्लूइड या फूड या फिर IV सॉल्यूशंस या मेडिकेशंस के थ्रू सही करना चाहिए, वरना वो फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है, किडनी। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि किडनी क्या करते हैं, फ्लूइड के एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लूइड का एक्सक्रीशन या एब्जॉर्प्शन किडनीज के थ्रू होता है। तो उनके साथ साथ मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होता है। तो इसलिए किडनी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है जो कि सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स को ह्यूमन बॉडी में मेंटेन करता है। इसलिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एड्रिनल ग्लैंड। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है। तो जितना ज़्यादा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा तो किडनी से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम रिलीज होगा तो फ्लूइड एक्सक्रीशन उतना ही ज़्यादा होगा। और दोनों ही कंडीशन में अगर बॉडी हमारी होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रही है तो हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दो तरीके से हो सकते हैं। उनमें पहला है, या तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाए या फिर हमें सेकेंड चीज़ है कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाए। इन दोनों ही कंडीशंस में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। जब फ्लूइड वॉल्यूम हमारे बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट से कम हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या होता है। ठीक है। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को अदर टर्म्स में हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड की नीड होती है वो
सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाती है। अ कंडीशन व्हेन फ्लूइड इनटेक ऑफ द बॉडी इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द फ्लूइड नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के फ्लूइड नीड्स के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ फ्लूइड्स नहीं हो पाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। इस कंडीशन में हमारा जो मेन पर्पस या गोल क्या होता है, टू रिस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम, टू रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो फॉरमोस्ट गोल होगा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट गोल होगा, वो होगा फ्लूइड वॉल्यूम को रिस्टोर करना, ताकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस या उसकी वजह से होने वाले जो भी रिस्क हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। अब ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में भी कई टाइप्स होते हैं तो उनको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इसमें सबसे पहला है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, वाटर एंड डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में वाटर और डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट इक्वल अमाउंट में लॉस होते हैं बॉडी से, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। अब क्योंकि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो जब इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कंप्रोमाइज़ होगा तो डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी में घट जाएगा क्योंकि हमारे वेसल्स में फ्लूइड वॉल्यूम घट गया है। और इसकी वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा, मतलब हमारे बॉडी टिश्यूज़ को सही अमाउंट में ऑक्सीजनेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी की जो फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी है जो 270 टू 300 मिली ऑस्मोल्स होती है वो हाइपरटोनिक हो जाएगी ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड और वाटर लॉस। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस जो है वो एक्सेस अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी है जो 270 टू 300 है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये इंक्रीज़ होके कितना हो जाएगा, 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसे हाइपरटोनिक कहेंगे क्योंकि जो फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी है वो बढ़ गई है, मतलब फ्लूइड में हाइपरटोनिसिटी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ गई है, फ्लूइड की मात्रा घट गई है। इसीलिए इस तरह के डिहाइड्रेशन को हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होने से या फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाने से क्या होगा कि हमारा जो इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट है उसमें हाइपरटोनिसिटी हो गई है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जब वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो वो क्या करेगी, फ्लूइड और इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम में खींचने की कोशिश करेगी क्योंकि उसे अब हाइपरटोनिसिटी को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है और जो हमारा फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी है उसको फिर से नॉर्मल पे लाना है। तो वो क्या करेगी, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड को खींचने की कोशिश करेगी। तो वही चीज़ आगे बता रहा है कि इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, फ्लूइड मूव्स फ्रॉम इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट इनटू द प्लाज्मा एंड इंटरस्टेशियल फ्लूइड स्पेसेस कॉजिंग सेल्युलर डिहाइड्रेशन एंड सिंकेज। अब क्योंकि हमारा इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से, हमारे सेल्स से, ठीक है,
तो सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा उसकी वजह से, ठीक है। अब सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा मतलब सेल्स में वाटर या फ्लूइड की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से सेल्स का श्रिंकेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या देखनी है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये हाइपरटोनिक का ठीक उल्टा होता है। हमारी जो फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी है जो 270 टू 300 मिली ऑस्मोल्स है, अब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा होगा और फ्लूइड लॉस कम होगा, जिसके वजह से हमारे बॉडी की फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होगा कि फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी। अब इस तरह के डिहाइड्रेशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का ठीक उल्टा होगा। इसमें इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम से हमारा फ्लूइड शिफ्ट होगा इंट्रासेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस में, ताकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाए। तो जो एक्सेस फ्लूइड हो गया है हमारे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, उसको हमारी बॉडी धकेलने की कोशिश करेगी इंट्रासेलुलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट ज़्यादा हो जाएगा, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे सेल्स में स्वेलिंग हो सकती है। और इस तरह के डिहाइड्रेशन में स्वेलिंग हो जाती है हाँ पेशेंट के बॉडी में, या एडिमा हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। क्या क्या कॉज हैं जिनकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहला आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन की क्या क्या कॉजेज है वो देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम सही मात्रा में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इनटेक नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो सकता है। फ्लूइड शिफ्ट बिटवीन कंपार्टमेंट ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न या किसी भी डिजीज़ के वजह से फ्लूइड शिफ्ट अगर होता है इन बिटवीन द कंपार्टमेंट, तो उसकी वजह से भी आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव लॉस ऑफ आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स। अगर आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स का एक्सेसिव लॉस हुआ तो उसकी वजह से भी आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अब देखते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के क्या क्या कॉजेज हैं। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन इन कंडीशंस की वजह से होता है जिसमें कि फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है बॉडी में, जैसे कि एक्सेसिव पर्स्पिरेशन, हाइपरवेंटिलेशन, कीटोएसिडोसिस, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, डायरिया, अर्ली स्टेज किडनी डिजीज या डायबिटीज़ इंसिपिडस। इन सभी कंडीशन में क्या होगा, बॉडी फ्लूइड्स का लॉस ज़्यादा होगा। अब जब बॉडी फ्लूइड्स का लॉस ज़्यादा होगा तो हमारी जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड हैं या फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी इन नेचर में। तो इसलिए जिस भी कंडीशन में फ्लूइड लॉस बॉडी से ज़्यादा होता है उसमें हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्यों होता है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होने के कॉजेज हैं क्रॉनिक इलनेस, एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, किडनी डिजीज, क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि हमें असेसमेंट क्या करना है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के केसेस में। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या चेंजेस होंगे, थ्रेडी पल्स हो जाएगी या इंक्रीज्ड पल्स रेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी का वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट है डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में। नेक्स्ट फ्लैट नेक एंड हैंड वेन्स हो जाएंगी, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस हो जाएंगी, पेरिफेरी में हमारे पेरिफेरल पल्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, हमारे पैरों में हमारे हाथों में पल्सेस कम फील होंगी। नेक्स्ट डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, डिसरिथमियाज, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी हमारे किस में, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर देखें तो इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्योंकि हमारा बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिज़निया भी हो जाएगा, सेम वही कंडीशन है कि ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए डिज़निया भी हो सकता है। न्यूरोवास्कुलर में क्या क्या चेंजेस होंगे, डिक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी वजह से लेथार्जी या कोमा भी हो सकता है। फीवर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस, स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाएंगी। रीनल चेंजेस अगर देखा जाए तो डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही हमारे बॉडी से फ्लूइड कम हो चुका है और फ्लूइड है ही नहीं बॉडी में, तो आउटपुट तो डिक्रीज होना ही है। नेक्स्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में देखा जाए तो ड्राई स्किन हो जाएगी, पुअर टर्गर हो जाएगी स्किन की, टेंटिंग हो जाएगी स्किन में, ड्राई माउथ हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखें तो डिक्रीज्ड मोटिलिटी, डिमिनिश्ड बाउल साउंड। डिक्रीज मोटिलिटी क्यों हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड कम है, फ्लूइड कम होने की वजह से जो स्मूथनेस होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में वो स्मूथली नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से बाउल साउंड भी डिमिनिश्ड हो जाएंगी और मोटिलिटी भी अफेक्ट हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड, थर्स्टीनेस लग सकता है, और बॉडी वेट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ बॉडी वेट हमारा फ्लूइड से होता है, तो फ्लूइड लॉस होने की वजह से बॉडी वेट भी अफेक्टेड होगा। अगर बात की जाए लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की, तो क्या क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं। इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी 270 to 300 होती है, और क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है इसलिए सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज्ड हिमेटोक्रीट में वो परसेंटेज ऑफ आरबीसी सेल्स दिखाता है, तो फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो हिमेटोक्रीट का परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या क्या इंटरवेंशंस करने हमें अगर किसी पेशेंट में ऐसा सिचुएशन हो गया तो, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया तो या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया तो उसमें सबसे पहली चीज़ है मॉनिटर फॉर सिस्टमेटिक स्टेटस ऑफ पेशेंट। मॉनिटर करना है कितना डिहाइड्रेशन हुआ है, ज़्यादा या कम। उसके बाद प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड लॉस को हमें प्रिवेंट करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता जाएगा उतना ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा पेशेंट के लाइफ को। एंड देन उसके बाद क्या करना है, मेंटेन कंपार्टमेंट वॉल्यूम टू नॉर्मल रेंज। कोशिश करनी है कि कंपार्टमेंट वॉल्यूम को नॉर्मल रेंज में मेंटेन किया जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ओरल रिहाइड्रेशन दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं पेशेंट के बॉडी में। इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, जिससे हमें एग्जैक्ट फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस पता चल सके पेशेंट की बॉडी में। अगर पेशेंट को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसे आइसोटोनिक फ्लूइड्स
या सॉल्यूशंस इन्फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या आते हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा लॉस हुआ है तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा रिप्लेस करना होगा, उसके लिए हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इन्फ्यूजन देंगे। और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इन्फ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से वो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाना, हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम का एक्सेस, जिसको हम ओवर हाइड्रेशन या फ्लूइड ओवरलोड भी कहते हैं। ये क्यों होता है? या तो हमारे बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो गया है या फिर हमने फ्लूइड इनटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी की फ्लूइड नीड्स जो हैं एक्सीड हो जाएंगी और इसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो सकता है या ओवर हाइड्रेशन हो सकता है या फिर फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। इसमें हमारा ट्रीटमेंट गोल क्या रहेगा? टू रीस्टोर फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट सेकंड क्या गोल रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना है। और थर्ड क्या रहेगा? अंडरलाइंग कॉज जिनकी वजह से ओवर हाइड्रेशन हो रहा है उसको ट्रीट करना रहेगा। अगर फ्लूइड इनटेक हम ज़्यादा ले रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, तो उस फ्लूइड इनटेक को हमें कम करना है। या जिस भी डिजीज़ या प्रॉब्लम के वजह से फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, उसको हमें कंट्रोल करना है या ट्रीट करना है। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन नोन एज हाइपर वॉल्यूमिया। ये क्यों होता है? एक्सेसिव फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन। कॉजेस सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड इंटरस्टिशियल एडिमा। इसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है या इंटरस्टिशियल एडिमा भी हो सकता है। अगर हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। और आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन है तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम भी बढ़ सकता है जिसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। और क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है तो हमारे हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से हार्ट फेल्योर भी हो सकता है और पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन में हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन। अब हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन क्यों होता है? इस कंडीशन में क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट से फ्लूइड खींच लिया जाता है कहाँ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसे हम नेक्स्ट जिसकी वजह से हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन होता है। अब हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन क्यों होता है? क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड एक्सेसिव सोडियम इनटेक की वजह से हो सकता है या रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन क्यों होगा? इसको और क्या कहते हैं? वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सेसिव फ्लूइड मूव इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस में यानी कि हमारे सेल्स में एक्सेसिव फ्लूइड चला जाता है। उसके वजह से क्या होगा? ऑल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट जो हैं एक्सपैंड हो जाते हैं और उसकी वजह से हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हो जाता है। अब क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है हमारे बॉडी में, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है। इसकी क्या क्या वजहें हैं या क्या क्या कॉजेज़ हैं हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन होने के?
अर्ली किडनी डिजीज़ की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशंस की वजह से, या फिर आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस रिप्लेसमेंट विद हाइपोटोनिक फ्लूइड्स अगर हम करते हैं तो इस वजह से भी हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या असेसमेंट हमें करने हैं, तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में हमें, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है तो बाउंडिंग पल्स मिलेगी, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है, डिस्टेंडेड नेक एंड हैंड वेन्स हो जाएंगी, वही सेम चीज़ है क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है तो नेक की वेन्स या जो भी प्रोमिनेंट वेन्स हैं वो डिस्टेंड हो जाएंगी एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से, एलिवेटेड सेंट्रल वीनस प्रेशर हो जाएगा, डिसरिथमियाज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो इसमें इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा, डिज्निया होगा, मॉइस्ट क्रैकल्स ऑन एस्कल्टेशन हमें फील होगा। अगर न्यूरोमस्कुलर की बात करें तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, हेडेक होगा क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगेंगे, स्केलेटल मसल्स में वीकनेस होने लगेगी, पैस्थीशिया होने लगेगा। अगर रीनल सिस्टम की बात करें तो क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा, और अगर किडनी डैमेज हो गई है तो यूरिन आउटपुट घट भी सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंटीग्यूमेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसके वजह से एडिमा होने के चांसेस हैं पेशेंट में, जिसके जो हमें प्रोमिनेंट दिखेगा, जिसे पिटिंग एडिमा कहते हैं, पेलनेस और कूल स्किन फील होगा। नेक्स्ट जीआई सिस्टम की बात करें तो फ्लूइड बढ़ गया है तो हमारे बॉडी का जो पेरिस्टाल्टिक मोबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस हैं, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, लीवर का इनलार्जमेंट हो जाएगा इन सीवियर केसेस, और एसाइटिस भी हो सकता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें तो सीरम ऑस्मोलैलिटी घट जाएगी, हिमेटोक्रिट घट जाएगा, BUN घट जाएगा, सीरम सोडियम लेवल घट जाएगा, और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी घट जाएगी। नेक्स्ट हमें देखना है क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं हम इन सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें हमें कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, रीनल, इंटीग्यूमेंट्री एंड जीआई स्टेटस चेक करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें देखना होगा, और साथ ही साथ कोशिश करनी होगी कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को कैसे मेंटेन किया जाए बॉडी में जल्दी से जल्दी। प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड ओवरलोड एंड रिस्टोर नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट एज नीडेड, अगर बढ़ा हुआ है तो कम करना है, अगर कम है फ्लूइड वॉल्यूम तो उसको बढ़ाना है। मॉनिटर वेट एंड इनटेक एंड आउटपुट, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। जो भी इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ हैं उनको देखना है, उनको चेक करना है, और अगर उनमें कुछ भी डीरेंजमेंट है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है। अगर बढ़ गया है तो उसे नॉर्मल रेंज में लाना होगा, घटाना होगा, और अगर घट गया है तो उसे बढ़ाना होगा। तो होप करता हूँ आपको ये चैप्टर अभी तक समझ आ रहा होगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।